लॉकडाउन पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। हमारा अध्याय है 6, टॉपिक है हमारा प्राचीन राज्य व्यवस्था। आज हम लोग आज से 3000 साल पहले की राज्य व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। हम लोग आज देखेंगे कि उस समय शासकों का चयन किस प्रकार से होता था, उस समय राज्यों की विशेषता क्या थी, उस समय जनपद और महाजनपद किन्हें कहा गया, अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल पर चर्चा किया था और वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल करके हम लोगों ने 2 हिस्सों में वैदिक कालीन समाज पे चर्चा किया था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन समय के राजनीतिक व्यवस्था पे कि शासक उस समय कैसे चुने जाते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आधुनिक काल में हमारे भारतवर्ष में 1952 के बाद, आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। इसके तहत प्रत्येक 5 वर्षों में हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह देश की सत्ता को चलाता है, शासन व्यवस्था को वह आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में भी नवंबर दिसंबर के महीने में इलेक्शन हुए, जिसको आप लोगों ने नज़दीक से देखा और समझा भी। इस चुनाव के पहले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे, परंतु चुनाव में जब उन्हें जनता ने बहुमत नहीं दिया तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और उनके स्थान पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो हमारे आधुनिक काल में हमारे देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। लेकिन हमें आज पढ़ना है कि 3000 वर्ष पूर्व उत्तर वैदिक काल के समय में हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व अर्थात 1000 BC, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आज। तो बच्चों 3000 वर्ष पूर्व उत्तर वैदिक काल का वह पीरियड था और उस समय राजा बनने के लिए ताकत गुण की जो आवश्यकता थी उसके अलावे वे लोग खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञों का आयोजन करते थे और यज्ञों के माध्यम से खुद को राजा के रूप में स्थापित करते थे। तो इसको हम लोग देखते हैं इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। उस समय अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञ आयोजित कराए जाते थे। उसमें से अश्वमेध यज्ञ का महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस यज्ञ के द्वारा, जैसा इसका नाम ही है अश्वमेध, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के द्वारा स्वच्छंद छोड़ दिया जाता था और घोड़े के पीछे पीछे राजा की सैनिक चलती थी। वह घोड़ा स्वच्छंद तरीके से जिन जिन राज्यों में जाता था वह राजा, वह राज्य, घोड़ा जो राजा ने छोड़ा उस राज्य के अधीन माने जाते थे। परंतु यदि किसी राज्य के राजा ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया तो क्या होता था? उन्हें उनके साथ युद्ध करना पड़ता था और यदि युद्ध ही निर्णय करता था कि घोड़ा अब आगे जाएगा या वापस लौट जाएगा। तो इस प्रकार से जब यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भ्रमण करने के बाद पुनः अपने राजा के पास लौटता था तो यह जो है जितनी दूर तक घोड़ा भ्रमण किया वह सभी राज्य उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का जब आयोजन होता था तो विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा, कोई आम पंडित के लिए द्वारा नहीं, विशिष्ट पुरोहित जो होते थे उस राज्य के, उनके द्वारा राजा के लिए अश्वमेध यज्ञ आयोजित कराए जाते थे। उन अश्वमेध यज्ञों में उन प्रदेशों के सभी राजागण मौजूद रहते थे और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे उनके लिए उपहार आदि भी लेकर वे आते थे।
जग संपन्न होने के बाद उस राजा को सिंहासन पर आरूढ़ किया जाता था या बाघ के छाल से बने हुए विशेष प्रकार के आसन पर उन्हें बैठाकर उन्हें राजा की संज्ञा दी जाती थी और उन्हें राजा मान लिया जाता था। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ जो है राजा की शक्ति को स्थापित करने का एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। अब हम लोग देखते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ के कराने से, अश्वमेध यज्ञ जैसे महायज्ञ कराने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती थी। राजा अब जन का नहीं बल्कि जनपद का राजा कहलाने लगता था। पहले जो एक छोटे से प्रदेश का राजा था जो जन कहलाता था, अब वह उस जन का नहीं अपितु जितने प्रदेशों में उनका घोड़ा भ्रमण करके आया है उन सभी जनों का वह शक्तिशाली सम्राट कहलाता था और वह अब जनपद का राजा के नाम से संबोधित किया जाने लगता था। तो इस प्रकार के जो आयोजन किए जाते थे उसमें शूद्रों का प्रवेश निषेध था, परंतु अन्य सभी लोग जग में आमंत्रित होते थे और वे सभी जग में शरीक होकर राजा के जस के भागी बनते थे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक जनपद शब्द आया है। तो जनपद मीन्स क्या होता है? जनपद कई छोटे छोटे जन शामिल है। जन मीन्स छोटे छोटे राज्य। हम लोगों ने पिछले क्लास में इस पर चर्चा किया था। जन मीन्स छोटे छोटे राज्य और कई छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक जनपद का निर्माण किया गया। कब? अश्वमेध यज्ञ होने के उपरांत, राजा की शक्ति बढ़ जाने के उपरांत वह अब जन की नहीं जनपद का राजा कहा जाने लगा। इसी में एक आता है शब्द महाजनपद। तो महाजनपद क्या हुआ? वह भी जनपद से ही बना। महाजनपद कई जनपद शामिल होते थे। जिस प्रकार से जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल थे, इस तरह के छोटे छोटे राज्य शामिल थे और ऐसे करके वह जनपद का निर्माण किया था। तो इस तरह के कितने अनेक बड़े बड़े जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण, इस तरह से सभी को मिलाकर महाजनपद का निर्माण किया गया। हम लोग जब प्राचीन काल में देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें समस्त उत्तर पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उन जनपदों में अवंती, अश्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य और मल, सूरसेन इत्यादि राज आते थे। इन महाजनपदों को हम लोग इस फिगर में समझ सकते हैं जो यहाँ से इस तरह से उत्तर और पूर्व के एरिया में वे फैले हुए थे और जो तत्कालीन समय में बड़े ही ताकतवर थे। इन 16 महाजनपदों के सामने देश की अन्य शक्ति बौनी पड़ जाती थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्राचीन समय में राजा बनने की प्रक्रिया पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने राजा बनने के बाद जब उनकी शक्ति बढ़ जाती थी तो शक्ति बढ़ने के बाद वह किस तरह के राज्यों के सम्राट कहे जाते थे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया और 16 महाजनपद पर भी हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग बताइए, हमारा झारखंड उस समय किस महाजनपद में पड़ता था? तो इसी 16 महाजनपदों में से हमारा झारखंड भी इस मगध महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में, अगले भाग में करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमें अन्य संघों के बारे में भी चर्चा करनी है। तो हम अपने झारखंड के बारे में जो हमारा मगध जनपद में पड़ता था इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले क्लास में बच्चों हम लोग प्राचीन कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में और खास करके उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी। तो हम लोग अगले भाग में मिलेंगे और नए विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।